morning, students. Today we are going to understand to read the chapter 1 Water. This chapter is taken from the book Rainbow. Water is written by Professor C.V. Raman. I think you know Professor C.V. Raman. He expounded the theory, the Raman effect. C.V. Raman, चंद्रशेखर वेंकट रमन. इनका जन्म 1888 में और 1970 तक इन्होंने काम किया. इन्हें पॉपुलरली जाना जाता था सीवी रमन से. वो साउथ इंडिया में पैदा हुए थे और उनके जो डिवोटीज हैं उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी थी किसके लिए? साइंस और रिसर्च के लिए. और फिर उन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए और उन्होंने एक थ्योरी एक्सपाउंड की थी, उसे रमन इफेक्ट कहते हैं. उसी से वो फेमस हुए काफी. अब मैं आपको वाटर चैप्टर की रीडिंग करके बताऊंगी, फिर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप अच्छे से समझ लें. Man has through the ages sought in vain for an imaginary elixir of life, the divine Amrita, a draught of which was thought to confer immortality. But the true elixir of life lies near to our hands, for it is the commonest of all liquids, plain water. I remember one day standing on the line which separates the Libyan desert from the valley of the Nile in Egypt. On one side was visible a sea of billowing sand without a speck of green or a single living thing anywhere visible on it. On the other side lay the greatest, most fertile, the densely populated area to be found anywhere on the earth, teeming with life and vegetation. What made this difference? What made this wonderful difference? Why, it is the water of the river Nile, flowing down to the Mediterranean from its source a couple of thousands of miles away. Geologists tell us that the entire soil of the Nile Valley is the creation of the river itself and brought down as the finest silt in its flood waters from the highlands of Abyssinia and from remote Central Africa, and laid down through the ages in the Toro through which the Nile flows into the sea. Egypt, in fact, was made by its water, by its river. Its ancient civilization was created and is sustained by life-giving waters which come down year after year with unfailing regularity. Listen, children. बच्चों सुनो, ये इसमें 10 पैराग्राफ्स हैं जिसमें से मैं आज 5 पैराग्राफ्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपको. आदमी ने युगों से व्यर्थ में एक काल्पनिक अमृत की खोज की है जो जीवन दे सके उन्हें. ऐसा अमृत क्यों? क्योंकि डिवाइन अमृता जिसे वो मानता है, जिसे दैवीय अमृत वो मानता है, जो कि उसे अमरता देता है, वो तो उसके हाथों के पास ही रहता है. वो तो कॉमनेस्ट लिक्विड्स में से एक है, यानी सबसे साधारणतम तरल पदार्थों में से एक तरह का जो हमारे हाथों के आसपास ही रहता है, वो तो वाटर ही होता है, प्लेन वाटर. और फिर वो राइटर बता रहे हैं मिस्टर सीवी रमन जी कि मुझे याद है एक दिन मैं एक ऐसी रेखा पर खड़ा था जो सेपरेट करती है, अलग करती है लीबिया की डेजर्ट को, लीबिया के रेगिस्तान को और वैली ऑफ नील से, नील की घाटी जो इजिप्ट में है, जो मिस्र में है, उससे अलग करती थी वो रेखा. मैं उस पर खड़ा था. एक साइड तो मुझे नजर आ रहा था बिलोइंग सैंड, सी ऑफ बिलोइंग सैंड, मतलब एक सी सा नजर आ रहा था जो कि रेत का था, मिट्टी का था और ऊपर उठती हुई बादलों के आकार का वो सी सा नजर आ रहा था जिसमें कोई स्पेक भी नहीं नजर आ रहा था. स्पेक मीन्स कोई भी एक नामो निशान, कण, वो भी नहीं नजर आ रहा था. ग्रीनरी का सिंगल लिविंग थिंग भी नहीं नजर आ रहा था उस साइड तो कहीं पर भी. और जबकि दूसरी साइड क्या था? ग्रीनेस्ट, मोस्ट फर्टाइल और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में से एक एरिया था, यानी ग्रीनेस्ट था, बहुत हरा भरा इलाका था और जिसमें बहुत ही वो फर्टाइल इलाका था, बहुत उपजाऊ इलाका था, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड था, बहुत ही अच्छा जनसंख्या वाला एरिया था वो. और ऐसा एरिया अर्थ पर और कहीं नहीं दिखता, ऐसा एरिया था दूसरी साइड. और टीमिंग विद का मतलब होता है भरा होना. वो भरा हुआ था लाइफ से और वेजिटेशन से. लाइफ क्या? जीवन से. और वेजिटेशन क्या? हरियाली से, हरे भरी चीजों से वो भरा हुआ था. और ये सब डिफरेंस आया कैसे? वो लेखक पूछ रहे हैं कि कैसे आया डिफरेंस.
ये आया इसके रिवर नील के वाटर से, जो कि मेडिटेरियन में जाता है और अपने सोर्सेस से निकलकर, अपने स्रोत से निकलकर चला जाता है भूमध्य सागर के अंदर और कई 1000 मील की दूरी पर जाकर ये सागर में गिर जाता है। और भूवैज्ञानिक बताते हैं, जियोलॉजिस्ट, कि ये जो पूरी मिट्टी है, पूरी सॉइल है जो वो नील वैली की, वो किसकी रचना है, किसकी क्रिएशन है, वो खुद रिवर की क्रिएशन है। और ये रिवर सिल्ट लाती है, फाइनेस्ट सिल्ट लाती है अपने साथ। सिल्ट किसे बोलते हैं? गाद को, कीचड़ को, जो अच्छा, सबसे अच्छा गाद होता है, कीचड़ होता है। और अपने फ्लड वाटर मीन्स बहुत तेज बहाव के पानी के साथ वो सिल्ट लाती है रिवर, और वो हाईलैंड से लेकर आती है, ऊंची भूमि से लेकर आती है एबेसिनिया की, और रिमोट सेंट्रल अफ्रीका से, दूरस्थ सेंट्रल अफ्रीका से वो लेकर आती है, और उससे लाकर उसके गाद वाले इलाकों में युगों से वो डाले जा रही है वो नदी, और फिर फ्लो डाउन कर जाती है वो नदी सी के अंदर। और वास्तव में राइटर बता रहे हैं कि जो इजिप्ट की रचना हुई है वो किसकी वजह से हुई है? इस रिवर की वजह से हुई है। और इसकी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, प्राचीन सभ्यता है, वो उसका क्रिएशन भी कहां से हुआ है, उसे सस्टेन भी कैसे रखा जा सका है, मतलब उसे कायम रखा कैसे जा सका है, उसको जीवन कैसे मिला है, इसके लाइफ गिविंग वाटर से, जो कि वर्ष प्रतिवर्ष अनफेलिंग रेगुलरिटी के साथ वो पानी आता रहता है। अनफेलिंग रेगुलरिटी से आता रहता है मीन्स बिना रुके, रेगुलरिटी से आता है, नियमित रूप से आता रहता है। Now this is 4th paragraph. One of the most remarkable facts about water is its power to carry silt or finely divided soil in suspension. This is the origin of the characteristic color of the water in rain-fed tanks. This color varies with the nature of the earth in the catchment area and is most vivid immediately after a fresh inflow following rain. Swiftly flowing water can carry fairly large and heavy particles. The finest particles, however, remain floating within the liquid in spite of their greater density and are carried to great distances. Such particles are of course extremely small, but their number is great and incredibly large amounts of solid matter can be transported in this way. When silt-laden water mixes with the salt water of the sea, there is a rapid precipitation of the suspended matter. This can be readily seen when one travels by steamer down a great river to the deep sea. The color of the water changes successively from the muddy red or brown of silt through varying shades of yellow and green, finally to the blue of the deep sea. Those great tracts of land have been formed by silt thus deposited is evident on an examination of the soil in alluvial areas. Such land consisting as it does of finely divided matter is usually very fertile. पानी के बारे में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिमार्केबल मीन्स इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है, सच्चाई है, वो ये है कि इसके अंदर पावर बहुत होती है, और वो पावर की वजह से सिल्ट को कैरी करके, मतलब सिल्ट को आगे लेकर जाता है, गाद को आगे लेकर जाता है और उसको फाइनली डिवाइड कर देता है, फिर अच्छे से डिवाइड कर देता है, सस्पेंशन कर देता है, उसको अलग अलग कर देता है फिर। और इस तरह से वाटर का कलर भी इसी पर डिपेंड करता है। जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर है, उसका जो रंग का गुण है, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स गुण है जो उसका, वो इसी वजह से अलग अलग होता है हर चीज में। जैसे रेन फेड टैंक्स में अलग मिलेगा, है ना, और ये कलर वेरीज करता है मीन्स अलग अलग होता है। और जैसे धरती में कैचमेंट एरिया बन जाते हैं, मिट्टी में धरती पर कैचमेंट एरिया होता है जल भराव क्षेत्र। कैचमेंट एरिया क्या होता है? जल भराव क्षेत्र होते हैं। वहां पर उसका आपको कलर बिल्कुल अलग दिखेगा। जैसे ही रेन आती है और उसका इनफ्लो होता है, पानी का बहाव होता है, वो बड़ा चटकीला होता है, विविड होता है, चटकीला होता है। और फिर तेज गति से बहता हुआ जो पानी है वो अपने साथ हैवी पार्टिकल्स को भी लेकर जाता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, फाइनेस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं, ये तैरते रहते हैं। हैवी पार्टिकल्स बहते बहते बारीक कणों में बट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, फिर वो फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं पानी के अंदर। और जबकि उनका जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, घनत्व बहुत ज्यादा होता है,
फिर वो आगे दूर दूर तक ले जाए जाते हैं, पानी के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, मीन्स दूर दूर के एरिया में ले जाए जाते हैं। और फिर जहां जहां वो ठहर जाते हैं वो भूमि बड़ी उपजाऊ हो जाती है और वो भूमि धरती की ऊपरी सतह बन जाती है। वो मिट्टी एग्रीकल्चर में बड़ी सहायक होती है, कृषि में बड़ी सहायक होती है, बड़ी हेल्पफुल होती है। इस प्रकार से कृषि में वाटर हमारी हेल्प करता है और फाइनेस्ट पार्टिकल्स भी हमें देता है। ये पार्टिकल्स जो होते हैं बेशक छोटे होते हैं, लेकिन इनका जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, यानी इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट होता है सॉलिड मैटर के अंदर, और ये दूर दूर तक ले जाए जाते हैं पानी द्वारा। और जब ये सिल्ट वाला वाटर होता है वो सी वाटर से मिक्सअप होता है तो तेजी से पर्सपिटेशन होता है और फिर वो हवा में मिक्सअप हो जाता है। और ये हम तब देख सकते हैं जब हम किसी बड़े स्टीमर में जाकर यात्रा करते हैं, ग्रेट रिवर से होते हुए हम डीप सी में जब जाते हैं तो हम देख सकते हैं, क्योंकि तब वहां जाके हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे लगातार सक्सेसिवली मीन्स लगातार एक के बाद एक जो मडी वाटर होता है वो चेंज होता है, उसके कलर चेंजेस होते हैं। जैसे मडी रेड वाटर और ब्राउन वाटर हो जाता है, सिल्ट वाला जो है ब्राउन कलर का होता है, फिर उसके शेडेस और भी चेंज होते हैं, कभी येलो दिखता है, कभी ग्रीन दिखता है, फाइनली वो डीप सी में जब जाता है तो ब्लू कलर का दिखता है। ये जो बड़े बड़े ट्रैक बने होते हैं लैंड के अंदर, बड़े बड़े जो भूभाग बने होते हैं, और वो भी किससे बनते हैं, जब सिल्ट वहां डिपॉजिट हो जाता है, सिल्ट वहां जमा हो जाता है। बार बार आ रहा है वर्ड सिल्ट, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। सिल्ट मीन्स होता है गाद वाला पानी, कीचड़ वाला पानी। वो जो गाद कीचड़ बारीक पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के जो उपजाऊ भूमि बनाते हैं उसे सिल्ट कहते हैं। और वो जब उसका एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं, देख सकते हैं एलुवियल एरियाज में, जलोढ़ क्षेत्रों में उसको हम देख सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। इस प्रकार की जो लैंड होती है जिसमें इतने अच्छे फाइनली डिवाइडेड मैटर होते हैं वो यूजुअली काफी फर्टाइल होती है, काफी उपजाऊ होती है, खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। दिस इज द 5th पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर. You have to read it as the paragraph is very big, so I am not discussing it today. You will have to read it only, and if you have any problem, I will tell about it in the next class. Okay? Okay, this is sufficient for today's class, and you will have to read which I have taught you today. And if you have any problem, then we will discuss the problems in the next class. Okay, bye. Have a good day.